Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 25th of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. ओके, आज का जो न्यूज़पेपर है उसका हेडलाइन देख लेते हैं फटाफट कि कल से गेम शुरू है। कौन सा गेम? हमारा जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक्स में पेरिस में हो रहा है, वो देख लेंगे। उसके बाद प्रोटेस्ट इनसाइड आउटसाइड हाउस, ये सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वाई इंडेक्सेशन क्या होता है आपको हम बता देंगे, ठीक है। उसका टैक्स सिक्योरिटी और एफटीए ऑन टेबल। यूके के जो लैमी मीट्स मोदी एंड जयशंकर, कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ यूके फॉरेन सेक्रेटरी, कौन? डेविड लैमी, ध्यान रखिएगा इनका नाम। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। कभी कभी बीपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसा नाम पूछ देता है कि हु वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूके, ठीक है। उसके बाद इट्स अ बेंच वर्सेस बेंच एट सुप्रीम कोर्ट ओवर दिल्ली केस, जुडिशियल प्रॉपर्टी नॉट अदर टू, है ना। ये कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इसका जजमेंट आ जाएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद भारती एयरटेल, जो आपके द्वारा एयरटेल फ़ोन का जो सर्विस होता है, उनके द्वारा एक स्कॉलरशिप लाया गया है, अचीवर्स टुडे लीडर्स टुडे, जस्ट फॉर द नॉलेज कि अगर कोई वैसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेना तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? एनुअल फैमिली इनकम, ये पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अप्लाई कर लीजिएगा, हो सके तो आपको मिल जाए तो अच्छा, आपको हेल्प हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने पीपीटी पे और शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। सो वेलकम बैक अगेन। ऑलराइट, द फर्स्ट न्यूज इज वाई इंड ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन प्रॉपर्टी सेल हैज इग्नाइटेड ए डिबेट। कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो था वो प्रॉपर्टी सेल पे जो लिया जाता था, बेनिफिट दिया जाता था इंडेक्सेशन का, उसको ख़त्म कर दिया गया है ये बजट में जो परसों आया। तो उसके पे बोला जाता है कि एक डिबेट इग्नाइट हो गया है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडेक्सेशन, तब आपको समझ में आएगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। अगर हम लेमैन की भाषा में समझाएं तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जब उसको सेल करते हैं आफ्टर सम डेज और सम ईयर्स, तो उस पर जो प्रॉफिट आप जनरेट करते हो, उसका जो प्राइस बढ़ जाता है, तो उस पर जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, मान लिया जाए आपने एक फ्लैट खरीदा या कोई बिल्डिंग ली या कोई एक ज़मीन लिया, लैंड लिया, लैंड का एग्जांपल लेते हैं। लैंड आपने ये लिया मान लीजिए 5 लाख रुपया में कहीं पे, और उसको आप 10 साल बाद बेच रहे हैं, उसका कीमत हो गया है 25 लाख रुपये, ठीक है। तो 20 लाख आपका जो यहाँ दिख रहा है क्या? प्रॉफिट। लेकिन ये 20 लाख क्या आपका टोटल प्रॉफिट है? नहीं। अगर आप देखेंगे कि पेन कहाँ गया, पेन से समझा दें, ठीक है। ये आपका कोई लैंड है, इट्स अ पीस ऑफ लैंड जो आप 2015 में मान लेते हैं, 2015 में खरीदे आप कितने में? 5 लाख रुपए में, ठीक है। और उसको अभी आप 2025 में बेचेंगे और अभी 24 में आपको वो बोल रहा है कि हम आपको 25 लाख देंगे। आप 25 में बोलेंगे ठीक है हम 25 में बेच देंगे, तो यहाँ आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा होगा कि 20 लाख का हमारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये 20 लाख का फ़ायदा है टोटल? अगर हम बात करेंगे तो जो 15 से लेके 25 तक के बीच में जो इन्फ्लेशन हुआ है उसको हम इसको में घटाएंगे ना, तो टोटल जो इस पर क्या होता था कि जब इस पर जो टैक्स लगता था तो उस पर ये इंडेक्सेशन किया जाता था। इंडेक्सेशन में क्या होता था कि अब इंडेक्सेशन क्या है कि अ प्रोसेस बाय विच द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट कैन बी इंडेक्स्ड, जैसे एडजस्टेड या इन्फ्लेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट, कि इस पे जो आपका जो फ़ायदा हो रहा है उसमें जो माइनस करते थे हम लोग कि इन्फ्लेशन के कारण हो गया, ये सब के कारण, उसके बाद पे जो टैक्स लगता था, मान ले जाए 2 लाख या 3 लाख हम ये मान लें इन्फ्लेशन, तो 18 लाख पे जो टैक्स लगता था, तो 2 लाख पे जो टैक्स का बचत हुआ वो क्या होता था? इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये क्या कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा? ये ख़त्म कर दिया गया है, इसको एबॉलिश कर दिया गया है। बोला कि अब हम कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट किस पे नहीं देंगे? प्रॉपर्टी सेल पे, जिसके कारण एक डिबेट हो गया कि जो इन्फ्लेशन है वो मेरे कारण नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण, मॉनेटरी पॉलिसी के कारण जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, विच इज़ गुड फॉर इकोनॉमी ऑल्सो, है ना। तो उसी के कारण एक डिबेट शुरू हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है, आपको डेफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा पीपीटी में। क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो एक्विजिशन का जो कॉस्ट होता है ऑफ एन एसेट, कैन बी इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड मीन इट शुड बी एडजस्टेड और इन्फ्लेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट। समझ में आ गया होगा कि जब हम जो प्रॉफिट होता है उसमें जो इन्फ्लेशन वगैरह के कारण जो उसमें माइनस करके जिस पे टैक्स लगता था वो होता था इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन क्या होता है? जो ये सब जो इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गेम्स टुमारो एट पेरिस बिकम्स स्टेडियम, सम कंप्लेंट्स एंड होप्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? समर ओलंपिक है, ठीक है, जो कल से शुरू होने वाला है। कहाँ शुरू होने वाला है? पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। इसमें जो हमारे फ्लैग बियरर होंगे ओपनिंग सेरेमनी के, वो कौन होंगे? अचंत शरद
कमल, ठीक है, और पीवी सिंधु। कौन कौन होंगे? अचंत, शरथ, कमल। ये क्या खेलते हैं? ये टीटी प्लेयर हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और दूसरे कौन हैं? पीवी सिंधु, जो क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन। पेन का साइज हम थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं। बैडमिंटन प्लेयर, और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लैग बीरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन है? अचंत श्रीकमल और पीवी सिंधु। अचंत श्रीकमल की बात करें तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई, तमिलनाडु के। और पीवी सिंधु की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में, ना कि आंध्र प्रदेश में। पहले ये कहाँ हुआ करता था? आंध्रा में। आपको कल ही बताए थे कि आंध्रा को न्यू कैपिटल बनाने के लिए 15,000 करोड़ का क्या दिया गया है? एक हेल्प अमाउंट दिया गया है, ताकि वो अपना कैपिटल बना पाए। कौन सा कैपिटल? अमरावती। अब हम इसमें बात करेंगे कितने प्लेयर भाग ले रहे हैं, कितने प्लेयर पार्ट ले रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो टोटल 112 प्लेयर हैं जो कि खेलने जा रहे हैं, जिसमें 66 मेल प्लेयर हैं, और अगर हम बात करें फीमेल प्लेयर की तो वो 46 फीमेल प्लेयर हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कितने तरह का स्पोर्ट्स इंडियन प्लेयर्स जाके खेलेंगे, तो वो 16 तरह का जो स्पोर्ट्स है वो कौन कौन सा है? वो है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, इक्वेस्ट्रियन, फील्ड हॉकी, गोल्फ, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। अगर हम बात करेंगे बैडमिंटन में तो हमारे जो प्लेयर हैं वो कौन कौन होंगे? अगर मेंस की बात करें तो लक्ष्य सेन, जो कि आप लोग सब नाम सुनेंगे, और प्रणय होंगे, ठीक है। मेंस डबल में बात करेंगे तो स्वास्तिक राज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। विमेंस में पीवी सिंधु, और विमेंस डबल्स में बात करेंगे तो तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे एथलेटिक्स में तो एथलेटिक्स में देयर आर ए लॉट ऑफ नेम्स, ज्योति, किरण पधल, अविनाश, अंकिता, है ना, प्रफुल्ल, ढेर सारा नाम है। उसके बाद जो नोटेड नाम है कुछ कुछ, अगर हम बात करेंगे गोल्फ में तो गोल्फ में आपको पता होगा कि पिछली बार आदिति अशोक जो है वो कंप्लीट करके वो बेचारी हार गई थी, लेकिन इस बार होप है कि वो जीतेंगी। और दीक्षा डागर, ये दोनों विमेंस गोल्फ प्लेयर हैं, आपको ये नाम ध्यान रखना है। कौन कौन? आदिति अशोक एंड दीक्षा डागर। और अगर हम बात करें मेंस गोल्फर की तो वो शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर है, ठीक है। इसी तरह अगर रोइंग की बात करें तो बलराज पवार जो है वो मेन सिंगल स्कल्स में रोइंग में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। शूटिंग की बात करेंगे, शूटिंग में कौन कौन से हैं? अगर हम वीमेन की बात करेंगे तो आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक श्रेयसी सिंह भी हैं, वो भी गई हैं वहाँ खेलने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में भी आपको पता है कि इंडिया में जो बहुत सारे रेसलर हैं, जिसमें से अमन शेरावत, विनेश फोगट, अंतिम फंगल, अंशु मलिक, निशा दहिया और रितिका हुडा, ये सब जो है वो फ्री स्टाइल में वहाँ जाके रेसलिंग करेंगे, ठीक है। बाकी एक बार आप खुद से सारे प्लेयर का नाम देख लीजिएगा। बाकी जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा हम जीतेंगे, और जीतने के बाद उनका नाम हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो क्या? द मून पिक्चर्ड विद द ओलंपिक रिंग्स एट एफिल टावर। आपको एफिल टावर बता दे, एज ए सिविल इंजीनियर आई शुड नो वाई द नेम इज एफिल एंड हु मेड इट। सो एफिल टावर जो नाम है, इसका नाम एफिल किसके लिए नाम पे रखा गया? गस्तावा एफिल, जो इसके जो कंपनी ओनर थे उनके नाम पे रखा गया है। इनका ऊपर में एक फ्लैट भी है जिसमें थॉमस अल्वा एडिसन को बुला के डिनर करवाया गया था, ठीक है। ये क्या है? ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और ये 1991 में इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में दिया गया था। अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो ये 330 मीटर ऊंचा है। अगर हम फीट में बोलेंगे तो 1083 फीट का है, और अबाउट वी कैन से कि 81 स्टोरी टॉल बिल्डिंग है के बराबर ये ऊंचाई में है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक चीज़ और बता दें तो रिवर शाइन की बात करें तो वो कहाँ है? पेरिस में है, और रिवर शाइन के किनारे ही क्या है? ये एफिल टावर स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज़ है कि आई नो दिस टाइप इन डेब्यू रैली हैरिस टारगेट्स ट्रम्प ओवर फियर एंड हेट। आपको पता है, आपको हम 1-2 दिन पहले ही बताए थे कि वहाँ 2 तरह की पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक, दूसरी रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी है वो कौन बनी है? कैमला हैरिस। और कैमला हैरिस की माँ जो थी वो कहाँ की? इंडियन ओरिजिन वीमेन थी, जिसके कारण ये इंडिया के जो मूल के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, उनको उनका वोटर को ये क्या करेंगे? अटैक करेंगे। और रिपब्लिकन के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। दोनों का सिंबल भी बताए थे, एक ब्लू और एक रेड। सिंबल क्या होता है? इनका डोंकी है और इनका क्या है? एलिफेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम में जरूरत नहीं है। अभी वहाँ गाली गलौज चलेगा एक दूसरे के प्रति, ठीक है, जो इंडिया में बंद हो चुका हमारे यहाँ। अभी चलेगा किसका? यूएस का तमाशा हम लोग देखेंगे। अब है कि वाई सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट एग्री ऑन इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड। कल हम आपको जीएम मस्टर्ड के बारे में डिटेल बताए थे कि क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि उसमें दिक्कत क्या है, जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्री नहीं कर रहा है कि इसको इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए हम
अलाउ करें। तो अगर हम देखेंगे, 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे डिलीवर्ड स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन वेदर टू अलाउ द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो कौन कौन थे? बीवी नागारत्ना और संजय करोल का डिसएग्री कर गए ऑन वेदर द अप्रूवल गिवन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी। कल आपको बताए थे क्या है ये एक बोल सकते क्या कि बायोलॉजिकली वो वॉचडॉग कर सकते हैं, या ये कार्टेजियन प्रोटोकॉल के हिसाब से बना था। द बॉडी दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रपोजल रिलेटिंग टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेन्स, ठीक है, टू प्रोसीड विथ फील्ड ट्रायल्स फॉलोइंग द इन्वायरमेंटल रिलीज विद डन प्रॉपरली। ये कौन बोल रहा है? जीईएसी के द्वारा बोला गया है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि जीएम मस्टर्ड इज द फर्स्ट जीएम क्रॉप दैट इज मेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी तक कोई ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं था जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली बना था। अगर हम बात करें बीटी कॉटन की, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस थुरिजेनेसिस कॉटन। तो वो हमारे कंजम्पशन के लिए नहीं था, वो हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे थे, उसको हम यूज करते थे उसको कपड़ा के लिए, तो उसको यूज किया गया था। ओनली जीएम क्रॉप दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया सो फॉर। अगर हम बात करें कि स्टोरी क्या है जीएम मस्टर्ड की, तो सेप्टेम्बर 15 2015 को द सेंटर फॉर जेनेटिकली मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट CGMCP, ये क्या है? CGMCP क्या है? सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। ये किसके अंदर आता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर बनाया गया, जिसको कौन फंड करता है? नेशनल डेयरी और मदर डेयरी। ये सब किस चीज़ के लिए? रिसर्च के लिए, ठीक है। तो वो क्या किया? शाउट द जीईएसी अप्रूवल फॉर इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग हाइब्रिड मस्टर्ड कॉल्ड DMH11। आपको कल बताया गया था कि ये किस DMH जो 11 है उसका नाम GM जो मस्टर्ड है उसका नाम क्या रखा गया है? DMH11 कॉमनली नोन एज GM मस्टर्ड। इसमें क्या होता था कि मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है, मस्टर्ड में जो फूल होता है, आपको पता होगा, जब जो गांव से होंगे, जो देखे होंगे खेत में लगा हुआ, या फिर सब लोग देखे होंगे, कैसे देखे होंगे? DDLJ में वो जो सरसों का खेत में जाके वो जो गाना गाते शाहरुख और काजोल, उसमें आप देखेंगे पीला पीला जो फूल होता है वही होता है मस्टर्ड का फूल, मस्टर्ड फ्लावर। वो क्या कंटेंट करता है? दोनों कंटेंट करता है क्या? पेस्टिल और स्टेमिन। पेस्टिल क्या होता है? पेस्टिल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और मेल में जो होता है वो स्टेमिन बोलते हैं उसको। तो जो मस्टर्ड के फ्लावर जो होता है, इस तरीके का पीला कलर का फूल होता है, उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या क्या? पेस्टिल और स्टेमिन दोनों। विच मेक्स प्लांट लार्जली सेल्फ पॉलिनेटिंग, जिसके कारण वो क्या होता है? उसको कोई पॉलिनेटर का नीड नहीं होता, वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। Which makes the plant largely self-pollinating. GM mustard developed by the DU scientist contains 2 alien genes, है ना। जो GM मस्टर्ड बनाया गया था DU के साइंटिस्ट के द्वारा, वो कहाँ काम करते थे? ये CGMCP में, जेनेटिकली सेंटर फॉर जेनेटिकली मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। उसके जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए कि 2 एलियन जीन को इंट्रोड्यूस किए। क्या नाम था उसका? बार्नेस। पहला जो नाम था उसका बार्नेस। वो क्या करता था? जीन इंटरफेरेंस विद द पॉलन प्रोडक्शन, वो जो पॉलन प्रोडक्शन को इंटरफेयर करता था, और रेंडर द प्लांट मेल स्टेराइल, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसको क्या कर देता था? वो स्टेराइल कर देता था। एंड द रिजल्टिंग प्लांट इज क्रॉस्ड विद द फर्टाइल मस्टर्ड फ्लावर। और उसके बाद जो ये बार्नेस का काम क्या होता था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमिन, उसको क्या करना? स्टेराइल कर देना। उसके बाद क्या करेगा? हम किसके साथ काम करेंगे? जो हम बनाए हैं। रिजल्टिंग प्लांटिंग क्रॉस्ड विद फर्टिलाइज्ड मस्टर्ड फ्लावर कंटेनिंग द सेकंड, उसका नाम क्या था? बार स्टार। और वो बार्नेस और बार स्टार, ये याद रखिएगा आप 2 चीज़। क्या क्या नाम है? बार्नेस और बार स्टार। बार्नेस का काम क्या होता था? मेल रिप्रोडक्शन जो स्टैमिन होता है उसको क्या करना? स्टेराइल कर देना। और बार स्टार का काम करता था वो जो इसके जगह पे जो मेल स्टैमिन होता है उसके जगह पे बार स्टार आएगा, और वो क्या करेगा? विच एक्शन ऑफ द बार्नेस जीन, वो बार्नेस जीन की जगह पे आता था और वहाँ से रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता था, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ कि द रिजल्टिंग प्लांट्स आर मीन टू हाई ईल्ड वेरिएंट्स ऑफ मस्टर्ड, जिसके कारण जो हमारा जो मस्टर्ड का जो वेरिएंट था वो हाई ईल्ड वेरिएंट के रूप में बन गया। अलॉन्ग विद द प्रपोजल CGMCP कौन है? ये DU का एक सेंटर है। एडमिटेड द बायोसेफ्टी डोजियर, वो एक बायोसेफ्टी का डोजियर बना के दिया कि प्रपोजल दिया कि ये पूरा सेफ है। द GEAC ये क्या है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्या है ये? अप्रेजल कमेटी। वो क्या किया कि क्रिएटेड ए सब कमिटी एग्जामिन टू कंटेंट, वो एक सब कमिटी बनाया जो इसके कंटेंट को, इसके डोजियर को पढ़े और बताए कि ये सेफ है। फॉलोइंग सम रिविजन्स द सब कमिटी कंसिडर द डोजियर एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, एंड इन September 16 द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड एंड कमेंट्स वेर इन्वाइटेड। उसके बाद क्या हुआ कि मई 17 में GEC कमिटी रिकमेंड क्या? इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड।
कि जीईएसी जो है वो रिलीज कर दिया कि जीएम मस्टर्ड को इन्फॉर्मेटली रिलीज किया जाए। इफ अप्रूव्ड दिस वुड अलाउ फील्ड टेस्ट टू कंडक्टेड टू एग्जामिन द, अगर कोई चीज़ को हम अलाउ करेंगे तो उसको पहले फील्ड टेस्टिंग करेंगे, है ना, क्योंकि ये ह्यूमन जो हमारा है पूरा अगर इसको कंज्यूम करेगा और फ्यूचर में पता चला 10-15 साल की कुछ ऐसा हमारे शरीर में टॉक्सिक चीज चला गया जिसके कारण पूरा का पूरा जो हमारा ह्यूमन प्रजाति है वो खतरे में आ गया, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। सो रिलीज ऑफ ह्यूमन मस्टर्ड इफ अप्रूव्ड दिस वुड अलाउ फील्ड टेस्ट टू कंडक्टेड एग्जामिन द effect of cultivating the crop. However, after receiving several representations, the Ministry of Environment sent the proposal back to GST. उसका several representation के बाद Ministry of Environment जो है वो proposal किसको फिर से दिया है, री-एग्जामिन करने के लिए GEAC को in March 18, और GEAC then directed the CGMCP to examine the effect of GM mustard on honey bee. उसके बाद जो है वो GEAC जो है डायरेक्ट किया किसको, CGMCP को, एग्जामिन करिए कि GM मस्टर्ड का जो इफेक्ट है हनी बी पे क्या है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, कि जो सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, डाइवर्सिटी है, ऐसा तो नहीं है कि उसको खराब कर देगा, बट दैट दीज टेस्ट वर डिफर्ड थ्रू 2021. इन 2022 जीन साइंटिस्ट प्रोफेसर दीपक पेंटल ऑन बिहाफ ऑफ CGMCP रोड द मिनिस्टर आर्ग्यूइंग दैट टू कॉन्सेप्ट ये सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, ये सब हो गया। उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस क्या है कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो है हमारे कौन, अरुणा रॉड्रिग्स और एक रिसर्च और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जीन कैंपियन, वो चैलेंज किया इसके डिसीजन को, और वो क्या बोला कि जो अप्रूवल है इन्वायरमेंटल रिलीज का जीएम मस्टर्ड का वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिट डिसीजन आया, जजेस डिसएग्री, दो की एस्पेक्ट पे डिसएग्री करिए। पहला कि वेदर द जीईएसी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो लीगल था कि नहीं, कि जीईएसी जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो उसका जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो लीगल था कि नहीं। दूसरा, वेदर इफ वायलेटेड, अगर उसमें कुछ वायलेशन हुआ है तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल फॉर साइंटिफिक इनोवेशन, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लिटिगेशन एडुकेशन द फेसेट ऑफ द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट ए सबसेट ऑफ आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू लाइफ, कि अगर वो कुछ गड़बड़ किया है तो वो क्या होगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लिटिगेशन जो क्या है, किसका फेसेट है, हमारा क्लीन इन्वायरमेंट का राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के खिलाफ, तो मामला यहाँ अटका हुआ, जिसके कारण जस्टिस नागारत्ना और जस्टिस करोल के बीच में स्प्लिट क्या आया, अग्रीमेंट, दोनों स्प्लिट वर्डिक्ट दिए, जो अभी अब वो अगले पीठ पे गया है जिसमें कौन है, हमारे चीफ जस्टिस हैं, और फिर से कुछ डिसीजन आएगा वो देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। आप बार्नेस और बार्नेस स्टार याद रखिएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जीएम के बारे में बता ही दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं मिटिगेशन वर्सेस एडेप्टेशन। बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की, तो वो क्या पॉइंट आउट किया कि फ्लॉज और जो इनइक्वालिटी हमारे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन रिजीम में है ना, कि जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, उस पर जो सजेस्टेड अल्टरनेटिव पाथवे दैट इनकार्बोरेट लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि यही सब बोला गया है कि द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन इनइफेक्टिव इन इंसिडेंस फॉर द फैक्ट दैट नन ऑफ द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट, है ना, कि ये क्यों बोला कि गुजरात का जो पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट है वो लास्ट वीक एकदम हेवी फ्लडेड हो गया रूरल एरियाज, एज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्सन एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स आर बिकमिंग इंक्रीजिबली कॉमन अराउंड द वर्ल्ड इम्पैक्टिंग लार्ज ऑफ द पीपल, है ना। गांव जब डूबने लगा है उस पर बोला गया है कि सर्वे में क्या बताया गया कि एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ मीटिंग द 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट वाज पुटिंग इम्पॉसिबल प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, और फोर्सिंग देम टू मेक ए चॉइसेस दे वेयर नॉट रेडी फॉर एंड डाइवर्टिंग देयर फोकस एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द मोर नियर देम इम्पेरेटिव्स ऑफ इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ देयर पीपल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि जो इट वेंट सो फार टू सजेस्ट दैट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन ए वार्मर वर्ल्ड दैट वाज मोर इक्विटेबल एंड रेजिलेंस दैन ए वर्ल्ड इन विच 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड वाज अचीव्ड एट ऑल कॉस्ट। इसमें बोला गया कि एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन बोला गया मीटिंग में कि 1.5 से 2% जो हम 2 डिग्री जो है हमारा सेल्सियस टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको हमको कम करना है, किसको, और जो इम्पोजिशन लगाया गया सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री पे, फोर्स किया गया उनके चॉइसेस को कि आप लोग रेडी नहीं है, डाइवर्टिंग देयर फोकस और रिसोर्सेज अभी फ्रॉम द मोर नियर टर्म इम्पेरेटिव टू द इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ देयर पीपल, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा है वो डज नॉट डिनाई क्लाइमेट चेंज, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो ये नहीं करा कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, वो ये मान रहा है कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दीज आर्गुमेंट आर नॉट न्यू एंड ऑलरेडी हैव वाइड रेजोनेंस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, just that this view would be expressed in informal group behind closed doors and not in policy document for government. It is not clear thought whether the economic survey were making an academic argument signaling the possible shift in India's energy transition trajectory. इसमें अगर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग रेजिलियंस की, कि हम लोग को थोड़ा फ्लैक्सीबल होना पड़ेगा, है ना,
अगर इन इसेंस इकोनॉमिक सर्वे आर्गुमेंट इज दैट एडेप्टेशन शुड बी गेट एटलीस्ट एज मच इंपॉर्टेंस एज मिटिगेशन। ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है मेंस के पेपर में, कि जो एडेप्टेशन शुड बी एटलीस्ट एज मच इंपॉर्टेंट, कि जितना इंपॉर्टेंट मिटिगेशन है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एडेप्टेशन है। किसी चीज़ को आप मिटिगेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा उतना ही अच्छा चीज़ क्या है कि आप उसी चीज़ को अडेप्ट कर लीजिए। जब आप मान रहे हैं, इफ़ वी आर एडमिटिंग दैट कि देयर इज ए क्लाइमेट चेंज, देन वी हैव टू अडेप्ट, हमारा लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना पड़ेगा उसी के हिसाब से। मिटिगेशन तो है ही, ठीक बात है। More so because the impact of climate change are already unfolding, it is becoming increasing clear that 1.5 degree target will be breached very soon, no matter what the world does not in response। क्या बोला कि जल्द ही हम जो 1.5 डिग्री का जो टारगेट है उसको ब्रीच कर जाएंगे, और हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो गर्मी है, आपको पता देख रहे होंगे कि अभी 20 दिन पहले ही टेम्परेचर कहाँ 48, 49, 50 क्रॉस कर रहा था, जिसके कारण बहुत लोगों का डेथ भी हुआ। तो वही बोल रहा है कि बहुत जल्दी ही हम उसको ब्रीच कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पढ़ लीजिएगा आप खुद से। उसके बाद क्या है कि इक्वानिटी और हिपोक्रेसी की बात करेंगे, तो इसमें बोला गया है कि इट्स 19 इमिशन वेयर अबाउट 6% हायर देन 1990। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री की, इकोनॉमिक सर्वे के आर्टिकुलेट के हिसाब से क्या बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्री विद द डेवलप्ड वर्ल्ड हिपोक्रेसी, कि डेवलपिंग कंट्री तो काम भी करा, लेकिन डेवलप कंट्री क्या करेगा, बस मीठा मीठा बात करके हिपोक्रेट, जो डेवलप्ड कंट्री वो हिपोक्रेसी का काम करते हैं, है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हैज़ बीन बिगेस्ट लेगर्ड इन इमिशंस रिडक्शंस। वो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल बनने का दिखाता है, शो ऑफ करता है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वायरमेंट को लेके, है ना, इमिशन को लेके, और क्या बोल रहे हैं इसको, सॉरी ये हाँ, तो यूएस जो है वो सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। वो क्या बोलता है कि इसके लार्जली हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल बट बिगेस्ट लेगार्ड ऑफ द इमिशन रिस्ट्रिक्शन इन 19 इमिशन। क्या बोल रहा है कि 2019 में इमिशंस वेयर अबाउट 6% हायर देन इन 1919। अगर हम 1990 से कंपेयर करेंगे तो जो 2019 में यूएस का जो इमिशन था वो 6% हायर था। कब से? 1990 से। इज इवन नॉट ओनली मार्जिनली लोअर, द डेवलप्ड कंट्री एज ए ब्लॉक हैव नॉट फुलफिल्ड एनी ऑफ देयर इमिशन रिडक्शन टारगेट और देयर कमिटमेंट्स टू प्रोवाइड फाइनेंस और टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्री। ना तो वो क्या किए कि ना तो वो कोई काम किए। जो डेवलपिंग कंट्री का जो एक ब्लॉक है, G7 का जो ब्लॉक है, जो भी डेवलपिंग कंट्री सो कॉल्ड हैं, वो उनका जो ब्लॉक है वो क्या किए, ये कोई भी इमिशन रिडक्शन टारगेट को फुलफिल नहीं किए। ना तो उनका जो कोई कमिटमेंट था कि हम फाइनेंस पे करेंगे, पैसा देंगे या फिर टेक्नोलॉजी हम देंगे किसी डेवलपिंग कंट्री को, कुछ नहीं दिए। और वो बस जब बात आएगी नेशनल फोरम पे वर्ल्ड वाइड में बात करने की तो लंबा लंबा फेंक के चले जाते हैं। सो वो ही बोल रहे कि इनइक्वालिटी और क्या है, हिपोक्रेसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं, अल्टरनेटिव अप्रोच की बात किया जा रही है। तो क्या है, इकोनॉमिक सर्वे का क्रिटिसिज्म जो है, इस्टेब्लिश ऑर्डर द क्लाइमेट चेंज नीड टू बी फॉलोड बाय इफेक्टिव एक्शन। पहला कि वाइल बिल्डिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कंट्री बना रहा हो, इंडिया कुड मेक इट अमंग द मोस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट इन द वर्ल्ड। जो हमारा जो देश कंट्री है, हमारा जो देश इंडिया है, वो क्या कर रहा है कि मोस्ट क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है। बट दिस डज नॉट सीम टू बी हैपनिंग एट द फास्टेस्ट पेस एंड लार्जेस्ट स्केल दैट इज पॉसिबल। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से नहीं कर रहे हैं, अपने फास्टेस्ट पेस पे और जो एक बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर रहे हैं, जो कि करना पॉसिबल है। अगर एग्जांपल में बोला गया है द सेंट्रल विस्टा की, सेंट्रल विस्टा क्या है, जो नया पार्लियामेंट बनाया था उसी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। कि अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल विल बी ह्यूज इंप्रूवमेंट ओवर द करेंट सेट ऑफ बिल्डिंग इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स, बट इट रिमेन्स टू बी सीन इफ इट विल नॉट बी द बेस्ट मॉडल फॉर द फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग। उसका दूसरा क्या है कि स्मार्ट सिटी का जो हमारा प्लान है, दैट वर बिगन 9 years ago, कंटेन सेवरल एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट प्रूफिंग, बट मोस्ट ऑफ दिस सिटीज आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ मैनेजिंग द सीवेज। कि हमारा जो स्मार्ट सिटी का जो प्लान था वो अभी से 9 साल पहले शुरू किया गया था, और बहुत सारा ऐसा सेवरल एलिमेंट था जो क्लाइमेट प्रूफिंग पे बात करते थे, लेकिन उसमें से बहुत सारा ऐसा सिटी है जो अभी तक स्ट्रगल किस चीज़ पे कर रहा है कि अपना सीवेज को कैसे मैनेज करे। उसमें हमारा एक शहर पटना भी आता है, ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया की बात करेंगे तो क्लाइमेट प्रूफिंग की तो बात दूर करिए, अभी तक वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है ना। सेम रेलवे स्टेशन दैट आर बीइंग बिल्ट लाइकली टू बी फार बेटर देन एग्जिस्टेंस वन, बट दीज आर नॉट बी द वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली स्टेशन। कि हमारा जो है रेलवे स्टेशन है वो फार बेटर एग्जिस्टेंस में बन रहा है, लेकिन अभी तक जो है हम क्लाइमेट चेंज स्टेशन नहीं बना पाए हैं। इंडिया हैज़ नॉट बीन ऑफरिंग मिशन लाइफ आपको, चलिए आप मिशन लाइफ के बारे में बताइएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री कहाँ जाके बोले थे और कौन से COP में बोले थे मिशन लाइफ के बारे में? ये क्या है, विच कॉल्स फॉर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेज।
कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करेंगे। हाँ, बात किस चीज़ की आ रही है, एडेप्टिबिलिटी की, कि हम अभी बात किए थे ना कि जितना मिटिगेशन जरूरी है उतना ही क्या जरूरी है, एडेप्टेशन। तो जो मिशन लाइफ है वो एडेप्टेशन की बात करती है, विच कॉल्स फॉर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेज ए की इंग्रेडिएंट ऑफ इट्स क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी, बट इट इज स्टिल टू बिकम ए मास मूवमेंट pointing to over consumptive lifestyle to developing world to limited use when the rich in India indulge in similar over consumption। बस आपको यही ध्यान देना है, ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी बात आएगी अल्टरनेटिव अप्रोच की, वे फॉरवर्ड की, वहाँ आप ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलियंट क्या बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं सेंटर विस्टा की, स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, है ना, रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, हम मिशन लाइफ की बात करेंगे। आपको बताना है मिशन लाइफ के बारे में कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो कहाँ जाके मिशन लाइफ लॉन्च किए गए थे और मिशन लाइफ को लॉन्च करने में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प कर रहा है हमारा। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिक्स एंड पंच मसली लिंगायत कोटा डिमांड इन कर्नाटका। कर्नाटका में आपको पता होना चाहिए कि एक डिमांड मांगा जा रहा है किनके द्वारा, लिंगायत्स के द्वारा। वो भी कौन सा लिंगायत्स, पंच मसली लिंगायत्स। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग रॉन्ग बट आई एम सॉरी फॉर दैट, कि इनके द्वारा वो बोला जा रहा है कि हमको कोटा चाहिए, ओबीसी का कोटा। अब आपको इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो लिंगायत्स के बारे में जान लेना, ठीक है, कि लिंगायतिज्म क्या होता है। तो लिंगायतिज्म की बात करेंगे तो लिंगायतिज्म ये हिंदू डिवोशनल बेस्ड ऑन सैविज्म, है ना, शिव जी के भक्त होते हैं ये एक हिंदू का ही डिनोमिनेशन है जो किस पार्ट में आता है, सैविज्म के पार्ट में। आपको पता है एक सैविज्म होता है, वैष्णविज्म होता है, उसी तरीके से। तो इसके जो मेन जो प्रोपोनेंट थे, है ना, पहले आपको ये बता दे रहे कि इनका डिमांड क्या है, डिमांडिंग इंक्लूजन इन कैटेगरी 2A ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी फॉर मोर देन 3 years, 3 साल से ज़्यादा से ये डिमांड करें। दिस विल एलिमिनेट देवलप टू 15% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स, कॉलेज एडमिशन इन बाक दिस कैटेगरी, अगेन 5% कोटा इन लिंगायत कम्युनिटी करेंटली एंजॉय अंडर कैटेगरी 3B ऑफ कर्नाटका ओबीसी कोटा मैट्रिक्स। ठीक है, ऑन ट्यूजडे कम्युनिटी लीडर्स हेल्ड ए मीटिंग विद लॉयर्स टू टुक हाउ टू टेक फॉरवर्ड दियर एजिटेशन। हम बात करेंगे क्या कि हु आर द पंचमसलीज, पंचमसली कौन हैं। तो ये लिंगायत्स जो हैं जिनको ऑफिशियली क्लासिफाइड है हिंदू सबकास्ट वीर शिवा लिंगायत्स, है ना, और ये किनके फॉलोअर हैं, वसवन के। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है जानना कि वसवन के बारे में, ठीक है, और लिंगायतिज्म के बारे में। तो लिंगायतिज्म जो है वो क्या है, एक हिंदू डिनोमिनेशन बेस्ड ये ऑन सैविज्म पे बेस्ड एक हिंदू का ही एक डिनोमिनेशन है। अब बात करेंगे हम किनका, वसबना की। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल सैविज्म फैमिली से बिलोंग करते थे। ये जो हैं स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री पॉपुलरली नोन एज वचनाज। ये याद रखिएगा कि व्हाट इज वचनाज, वचनाज क्या है, तो ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ क्या है, पोएट्री है, जिसके थ्रू जो बसवन थे वो क्या करते थे, सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे। इनके द्वारा एक चीज़ और बनाया गया था, उसका नाम है अनुभव मंडपा। अनुभवा मंडपा एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज अनुभव मंडपा। तो ये क्या है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसको क्या बोलते थे, हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और ये क्या था, अनुभव मंडपा, ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये 2 चीज़ बस याद रखिएगा, वचनाज क्या था, कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज किनके द्वारा, बसवाल के द्वारा, ठीक है, और अनुभव मंडपा इनके द्वारा बनाया गया था। अब आते हैं अगला न्यूज़ पे कि इन सिंगापुर कस्टमर्स कैन नाउ बाय मीट ग्रोन इन लैब। ये पहला तो प्रीलिम्स के लिए हो जाता है कि कहाँ सबसे पहले मिलना शुरू हो गया, अभी तो सिंगापुर में मिलना शुरू हो गया। क्या कि मीट जो मिल रहा है वो कहाँ से बना हुआ मिल रहा है, लैब ग्रोन मीट मिल रहा है हमको। ठीक है, तो हम देखेंगे आज मैप में सिंगापुर को। अब सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री है और ये कौन से पेनिनसुला में आता है, मलय पेनिनसुला। इट्स अ पार्ट ऑफ मलय पेनिनसुला और ये 63 आइलैंड का ग्रुप है। सिंगापुर जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ 63 आइलैंड ग्रुप, वी कैन से इट्स आर्कीपिलागो कंट्री। यहाँ मैप में आते हैं और मैप में हम क्या देखेंगे कि ये जो है हमारा सिंगापुर कहाँ पे है, तो दिस इज सिंगापुर। ये जो छोटा सा आपको जो दिख रहा है, दिस प्लेस इज सिंगापुर। ठीक है,
अगर हम सिंगापुर की बात करेंगे तो ये आइलैंड कौन सा है, तो ये बोर्नियो आइलैंड में आता है। अगर हम आइलैंड की बात करें तो सबसे बड़ी आइलैंड कौन सा है, चलिए आपको थोड़ा सा आइलैंड के बारे में बता दे रहे हैं। आइलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है पूरे वर्ल्ड में वो है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड की बात करेंगे। उसके बाद कौन सा है, न्यू गिनिया, न्यू गिनिया। न्यू गिनिया के बाद कौन सा है, बोर्नियो, बोर्नियो। और बोर्नियो के बाद कौन सा है, मेडागास्कर, मेडागास्कर। अगर हम बात करेंगे बोर्नियो की तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। अगर हम बात करें तो इसी पे कौन कौन सी कंट्री है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो क्या है, बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है। इस पे कौन कौन सा है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ठीक है। ये ब्रुनई, ये छोटा सा है वो ब्रुनई है, ये मलेशिया है। मलेशिया को देखेंगे तो दो पार्ट में है, वेस्टर्न और ईस्टर्न मलेशिया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि वेस्टर्न मलेशिया जो सिंगापुर के साथ बॉर्डर कर रहा है और ईस्टर्न मलेशिया जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया तो 73% लैंड जो है वो इंडोनेशिया यूज करता है। अगर हम बात करें मलेशिया तो 26% और ब्रुनई जो है ओनली 1% यूज करता है, किसका, बोर्नियो आइलैंड का। अगर हम मेडागास्कर की बात करें तो ये मेडागास्कर जो है हमारा इंडियन ओशन में जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। मेडागास्कर कहाँ पे है, आप देखेंगे अफ्रीका के पास में एक छोटा सा श्रीलंका जैसा होगा, वही क्या है, वो है मेडागास्कर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मलेशिया का बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, अगल बगल क्या है, तो वो हम देख लेते हैं बस इसका फटाफट नेबर। तो अगर हम बात करेंगे सिंगापुर की तो सिंगापुर का जो है ये मलेशिया है, मलेशिया का कैपिटल कहाँ है, कुआलालंपुर। चलिए एक बहुत ही हेवी सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सिंगापुर का कैपिटल कहाँ है, आपको बताना है। जो बहुत पढ़े लिखे होंगे वही बताएंगे ये जवाब, है ना, बहुत मुश्किल चीज़ है सिंगापुर का कैपिटल बताना। और चलिए आप एक सवाल और, आप बताइएगा ब्रुनई का कैपिटल कहाँ है, वो भी बताइएगा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है बंदरसेरी, ठीक है, बेगावन, ये आप तो बता ही दिया। आप सिंगापुर का बताइएगा कि सिंगापुर का कैपिटल कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो किसको अलग करता है, मलेशिया और इंडोनेशिया को। उसके बाद क्या देखेंगे, ये अगर इधर देखेंगे साउथ चाइना सी है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। और ये क्या है, जावा सी, और ये सुमात्रा, ये बोर्नियो, मलेशिया, ब्रुनई। और ऊपर हम देखेंगे तो ये जो किस चीज़ का पार्ट था, ये मलेशिया है, और ये सब पूरा हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है, फिर हम कल मिलेंगे आपसे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आपको जो भी डाउट हो पूछिए और कमेंट में जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच।